करेंगे फिर सही करेंगे, सीखेंगे उससे, फिर सही होता जाएगा, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर जो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके ऊपर, अब मैं वही चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या है ये चीज़। बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहले देखेंगे कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, देन शिपिंग बिल क्या होता है, कितने तरह के शिपिंग बिल होते हैं, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमारे इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे हम लोग, क्या क्या और चीज़ सीख सकते हैं। देन लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो वो क्या है। देन एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया तो आप उसे कैसा प्रोसेस करेंगे, तो हम अलग अलग स्टेप्स में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या है, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को आप कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं या कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। और बेसिकली जो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स या शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का जो पर्पस होता है, उसका पर्पस ये होता है कि इट इनेबल्स द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस अंडर एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। मतलब जब आप एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपने किसी दूसरे कंट्री में, न्यूजीलैंड में कोई इंपोर्टर है, आप दोनों के बीच में एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। आगे हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम लोग देखेंगे। बट बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट हो गया कि भाई आप हमें पैसा देंगे और मैं आपको कुछ सामान एक्सपोर्ट करूंगा। तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक्सपोर्टर का कुछ ऑब्लिगेशंस होता है, इंपोर्टर का कुछ ऑब्लिगेशंस होता है, किस टाइम पे पेमेंट होना है, कितना पेमेंट होना है, क्या कंडीशन में उसको गुड्स मिलने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस उसके कंट्री में अप्लाई होते हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पैकिंग कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग ऑब्लिगेशंस है। तो ये सब कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स इन सब चीज़ों को कवर करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में ही। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंसाइनमेंट अंडर अ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर आप शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसमें लगेंगे आपको कॉमर्शियल इनवॉइस, देन बीएल की कॉपी लगेगी, बिल ऑफ लैडिंग, देन एयरवे बिल लग सकता है, देन पोस्ट पार्सल रिसिप्ट होगा, देन इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, और कुछ और भी एडिशनल कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जैसे पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जो कि एक क्वालिटी का एश्योरेंस देता है कस्टमर को, आपके इंपोर्टर को, सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिटी, राइट। तो ये सब चीज़ें होंगी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में। देन आइए अब देखते हैं कॉमर्शियल इनवॉइस क्या है। Commercial invoice is the first basic and the only complete document among all commercial documents for the shipment. What does it mean? मतलब एक अकेला एक complete document है जिसमें जिसके बेसिस पे आप शिपमेंट करते हैं, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमर्शियल इनवॉइस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फुलफिल्स द ऑब्लिगेशन अंडर द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने पहले भी बात किया कि कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स का वो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है कि हमने जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन हमने एक्सेप्ट किए हैं जो फुलफिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने में कॉमर्शियल इनवॉइस हेल्प करता है, राइट। देन ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है, कोई सामान अगर आप यूएस को भेज रहे हैं, अगर उसके पहले उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें क्वालिटी का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपके तरफ से एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आना चाहिए, उसके लिए एक इंस्पेक्शन एजेंसीज होते हैं। तो वो चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के लिए जब आप जाएंगे इंस्पेक्शन एजेंसी में, आप अप्लाई करेंगे तो वो लोग पूछेंगे भाई कॉमर्शियल इनवॉइस कहाँ है, वो उसकी कॉपी दिखाइए, ताकि उन्हें पता तो चले कि आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। तो कॉमर्शियल इनवॉइस आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेने में। देन गेटिंग एक्साइज क्लियरेंस। अगर आपने एक्साइज क्लियरेंस लेना है तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आपसे कॉमर्शियल इनवॉइस की कॉपी मांगेंगे, उनके लिए एक बेसिस बनता है वो। देन कस्टम्स क्लियरेंस, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए भी आपको कॉमर्शियल इनवॉइस लगेगा। देन सिक्योरिंग इंसेंटिव्स, सिक्योरिंग इंसेंटिव्स में इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के तरफ से एक इंसेंटिव दिया जाता है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा, हमारे लोगों का इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा, तो उसके लिए हम कुछ इंसेंटिव देते हैं, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है। तो वो इंसेंटिव लेने के लिए भी आपको कॉमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत
पड़ेगी। एंड कॉमर्शियल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड एट बोथ द प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस। अब बात यह आती है कि प्री शिपमेंट में ठीक है, कब जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये सब जितने भी स्टेप्स देख रहे हैं आप, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, एक्साइज क्लियरेंस, कस्टम्स क्लियरेंस, ये सब शिपमेंट के पहले आपको जरूरत पड़ेगी। और पोस्ट शिपमेंट में अगर बाद में आपको कुछ इंसेंटिव लेना है तो पोस्ट शिपमेंट स्टेज में भी आपको कॉमर्शियल इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी, राइट। यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, अंडर LC unless otherwise specified the commercial invoice must be made out in the name of the applicant of the credit। मतलब अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल इनवॉइस किसके नाम में होना चाहिए? कॉमर्शियल इनवॉइस उसी के नाम में होना चाहिए जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट अप्लाई किया है, राइट। मतलब इंपोर्टर के नाम पे, या फिर इंपोर्टर किसी को डेजिग्नेट करेगा कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, आप इसके नाम से भी कॉमर्शियल इनवॉइस बना सकते हैं, तो उस केस में आप उसके नाम से बना सकते हैं। बट ये इंपोर्टर जब तक स्पेसिफाई नहीं करे तब तक टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो इंपोर्टर के नाम से ही कॉमर्शियल इनवॉइस बनना चाहिए। Then, as in the case of quantity to be recorded on the invoice, the amount should neither be less nor more than the stipulated amount in the contract or the letter of credit। मतलब जितना आपके LC में क्वांटिटी दिया गया है या वैल्यू बताया गया है, बिकॉज उसके बेसिस पे आपको पेमेंट आएगा, तो उस उतना ही अमाउंट या उतना ही क्वांटिटी जो है कॉमर्शियल इनवॉइस में भी होना चाहिए, उससे हट के नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि कॉमर्शियल इनवॉइस में जो आपने क्वांटिटी दिखाया है सामान का और जो उसका वैल्यू दिखाया है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह। एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जहां पे कॉमर्शियल इनवॉइस में आप कम भी दिखा सकते हैं, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, भूल जाइए, कम दिखा सकते हैं। किस केस में दिखा सकते हैं? इन केस अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्ट शिपमेंट अलाउड है तो सपोज आपने टोटल लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया 100 यूनिट्स का, या एक 100 टन कोई आइटम है, 100 टन राइस का आपने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया, बांग्लादेश से आपको आया 100 टन आपको राइस सप्लाई करना है, राइट। आपने क्या किया, अभी 25 टन ही भेजना है आपको, 25 MT ही आप भेज रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? कॉमर्शियल इनवॉइस पे 100 MT तो दिखा नहीं सकते हैं, 25 MT दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट परमिट करता है कि ठीक है भाई आप पार्ट शिपमेंट भी कर सकते हैं। मतलब आपको अलाउ किया गया है कि आप 100 MT, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सप्लाई करें, 25 MT या 50 MT, 20 MT ऐसा करके भी आप सप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या है? बिल ऑफ लैडिंग एक्चुअली एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि शिपिंग कंपनी या एजेंट आपको देता है, एक्सपोर्टर को देता है, ठीक है। और अगर आपने कुछ सामान शिपिंग कंपनी को दिया लोड करने के लिए, शिप में लोड करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने उसे सामान दिया है और किस कंडीशन में दिया है। कल को अगर वो बोल दिया शिपिंग कंपनी ने कि नहीं भाई आपने जो हमें सामान दिया वो तो बिल्कुल टूटा फूटा था, हमने वैसा ही पहुंचा दिया वहां पे, और आपको पता है कि आपने जो सामान दिया वो बिल्कुल सही कंडीशन में था, सही क्वांटिटी था, और आपने 100 यूनिट्स अगर उसको दिया है तो 100 यूनिट्स उसको सही कंडीशन में पहुंचाने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ, टूट फूट गया या चोरी हो गई, या उसी ने उसमें से 20 यूनिट गैप कर दिए बीच में और आपको बोला कि नहीं भाई आपने 80 यूनिट ही दिए थे, तो आप क्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों को पक्का करने के लिए, इन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए बिल ऑफ लैडिंग काम आता है। और जिन लोगों को बिल ऑफ लैडिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। अगर आप कुरियर से कुछ सामान भेजते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, राइट। आप समझ लीजिए कि बिल ऑफ लैडिंग वही है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट आप एक इमेजिनेशन रख सकते हैं अपने दिमाग में कि बिल ऑफ लैडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जस्ट लाइक जो कुरियर वाले हमें रिसिप्ट देते हैं, ये उसी की तरह का एक डॉक्यूमेंट है, राइट। ताकि उसने आपको कंफर्म कर दिया कि ठीक है भाई हमें आपका सामान मिल गया और हमने इसको शिप कर दिया, हम ये कंफर्म करते हैं। ये कौन बताएगा आपको? शिपिंग कंपनी वाले या उनके एजेंट बताएंगे, राइट। एक बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है और इसके कुछ फंक्शंस हैं। बिल ऑफ लैडिंग के क्या क्या फंक्शन हैं? तो एविडेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट और ट्रांसपोर्ट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर, वर्क्स एज ए रिसिप्ट गिवन बाय द शिपिंग कंपनी फॉर कार्गो रिसीव्ड बाय इट, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिल ऑफ लैडिंग का, वो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मतलब अगर आपके पास बिल ऑफ लैडिंग है तो आप इसके ओनर हैं,
आपका जो जो गुड्स है उसको आप रिसीव कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर आपने बिल ऑफ लेडिंग की एक कॉपी किसी इंपोर्टर को अगर दी है तब भी वो वहां पे गुड रिसीव कर सकता है, अदरवाइज वो गुड रिसीव नहीं कर सकता। और ये यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग चीज होती है, बिल ऑफ लेडिंग अलग चीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को ये सिर्फ एविडेंस करता है, एविडेंस आपको देता है कि ठीक है आप में और शिपिंग कंपनी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन को लेके, उसका एक एविडेंस है ये। अपने आप में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिल ऑफ लेडिंग अपने आप में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, राइट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बीएल मस्ट कंटेन लीडिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, नंबर ऑफ पैकेजेस, क्वांटिटी। जो बात मैंने पहले बताई आपको, क्यों अगर हमने यहां से कुछ सामान भेज दिया, आपने व्हाइट कलर के बैग में बहुत बढ़िया से पैक करके भेज दिया, आपके पड़ोस में एक और एक्सपोर्टर रहते हैं, उन्होंने भी वैसा ही व्हाइट कलर के बैग में पैक करके भेज दिया, उनके एक फ्रेंड है उन्होंने भी वैसा ही व्हाइट कलर के बैग में कुछ पैक करके भेज दिया। आपका इंपोर्टर वहां पे वेट कर रहा है, उसे लग रहा है कि अब ये 3 सामान एक ही तरह के, इसमें से मेरा सामान कौन सा है, कैसा आइडेंटिफाई करेगा वो उसे, या कस्टम वाले वहां पे कैसा आइडेंटिफाई करेंगे उसे, यहाँ पे कस्टम वाले कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए उसको एक लीडिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, कुछ उस पर आपने लिख दिया 333 939 कुछ भी आपने कुछ लिख दिया, वहां पे कुछ XYZ कुछ नाम लिख दिया, राम श्याम कुछ भी एक नाम लिख दिया आपने उसका, ठीक है। तो वो उसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। प्लस बिल ऑफ लेडिंग में कंपलसरीली ये मेंशन होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पैकेज हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, वेट क्या है, यूनिट क्या है, मतलब आपने केजी में वो लिखा है 450 केजी लिखा है या 450 टन लिखा है या 45 क्विंटल लिखा है, क्या लिखा है वो, और गुड्स किस कंडीशन में है। आप अगर अच्छे कंडीशन में गुड्स को दे रहे हैं तो आपको क्लीन बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। अगर आप खराब कंडीशन में दे रहे हैं तो शिपिंग कंपनी इमीडिएटली आपको बोल देगी भाई आपके सामान में प्रॉब्लम है। अगर ये रास्ते में अगर इंपोर्टर ये बोलता है कि सामान टूटा फूटा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम आपको क्लीन बिल ऑफ लेडिंग नहीं दे सकते हैं, आपको हम डर्टी बिल ऑफ लेडिंग देंगे, या उसको क्लाउज्ड बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, वो हम आपको दे सकते हैं, राइट। एक और चीज यहां देखने वाली बात है कि BL इज द ओनली एविडेंस टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द शिपिंग कंपनी इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, डिफेक्टिव डिलीवरी और शॉर्ट डिलीवरी ऑफ द कार्गो एट द डेस्टिनेशन। तो अगर कुछ शॉर्टेज आया, आपने कुछ यहां से भेज दिया, आपने 100 बैग्स राइस के भेज दिए या कुछ 100 पीस टॉयज के भेज दिए किसी कंट्री में, वहां उसे 95 मिला, तो इस बात तो 5 बैग्स का जो आपको लॉस हुआ या जो 5 यूनिट ऑफ टॉयज के आपको जो लॉस हुए उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप, उससे कॉम्पनसेट कैसा करेंगे, उसके लिए आपके पास बेसिस क्या है, कैसा क्लेम करेंगे आप। वो क्लेम करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। अगर कुछ डिलीवरी नहीं हुआ या शॉर्ट डिलीवरी है या सामान कुछ टूटा फूटा मिल गया, कुछ ब्रेकेज हुए उसमें, कुछ भी उसमें कुछ तरह का डिफेक्ट आया, तो ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए क्लेम करने का जो बेसिस होता है वो होता है बिल ऑफ लेडिंग। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात फिर बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्राइटमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोर्ट में। आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, अगर आपने कोर्ट में केस किया है शिपिंग कंपनी के अगेंस्ट में, तो जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए हैं ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट में, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वही टर्म्स एंड कंडीशंस वैलिड होता है। बिल ऑफ लेडिंग आपका सिर्फ एक एविडेंस देता है कि भाई इतना क्वांटिटी का डैमेज हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो आपको ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट में ही लिखा रहेगा, राइट। देन आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बीएल, कौन कौन से टाइप ऑफ बीएल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल है यहाँ पे, देन ऑन बोर्ड शिप्ड बीएल है, देन क्लीन बीएल है, क्लाउज और डर्टी बीएल है जो हमने पहले भी बताया आपको, ओके। देन कंबाइंड बीएल है, थ्रू बीएल है, ट्रांसशिपमेंट बीएल है और चार्टर पार्टी बीएल है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, बस जस्ट मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल जो होता है, अगर शिपिंग कंपनी ने अपने कस्टडी में ले लिया आपका सामान, आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, तो वो आपको रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बीएल देगा। अगर ऑन बोर्ड द शिप अगर आपका गुड्स लोड हो गया है तो उसको ऑन बोर्ड शिफ्ट बीएल मिलेगा आपको। क्लीन बीएल कब मिलता है? क्लीन बीएल जब मिलता है आपको क्लीन रिसिप्ट के केस में, मतलब अगर ट्रांसपोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आपने जो सामान दिया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, क्वांटिटी में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको क्लीन बीएल देगा। क्लाउज और डर्टी बीएल कब देगा? जब इस तरह का कुछ
डिफेक्ट रहेगा। कभी भी आपको अगर कुछ नेगोशिएशन करना है बैंक के साथ, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर देख रहे हैं, क्लीन बीएल ही एक्सेप्टेबल होता है, अपने दिमाग में रखिएगा आप, राइट। कंबाइंड बीएल क्या होता है? कंबाइंड बीएल होता है अगर आप एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। सपोज आपने यहां से दिल्ली तक यूज कर लिया, एक बाई ट्रक भेज रहे हैं, दिल्ली से आगे आप कहीं बाई एयर भेज रहे हैं, और दूसरे उस कंट्री से दूसरे कंट्री में आप बाई शिप भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कंबाइंड बीएल हो जाएगा। लेकिन कंबाइंड बीएल में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कंप्लीट पार्ट ऑफ द जर्नी जो होता है, इवन सब्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी भी, वो सब के लिए भी आपको मतलब ये एक तरह का सब्सिक्वेंट पार्ट्स जो भी जर्नी होगा, रोड से हो सकता है, रेल से हो सकता है, एयर से हो सकता है, वो सब कंबाइंड बीएल में कवर्ड हो जाते हैं, राइट। और ये सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कैरियर का। लेकिन थ्रू बीएल में क्या होता है? थ्रू बीएल में भी ट्रांसशिपमेंट कवर होता है। इन रूट अगर कहीं ट्रांसशिपमेंट हो रहा है तो थ्रू बीएल में ही होता है। लेकिन यहाँ जो पहला जिस कैरियर से आपने बात किया है, जिस कैरियर के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, वही प्रिंसिपल कैरियर होता है, राइट। तो थ्रू बीएल और कंबाइंड बीएल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ट्रांसशिपमेंट बीएल, ये भी अगर कहीं ट्रांसशिपमेंट होता है तो इसमें ट्रांसशिपमेंट बीएल दिया जाता है आपको, ओके। एंड देन आपका लास्ट है चार्टर पार्टी बीएल। इसमें अगर कहीं चार्टर्ड शिप यूज करते हैं तो आपको चार्टर पार्टी बीएल दिया जाता है, राइट। आगे देखिए, बीएल इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो इट इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट बाय इंडोर्समेंट। ओके, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब क्या है। बिकॉज बीएल अपने आप में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं बाय इंडोर्समेंट। इसका मतलब क्या होता है वो आगे देखेंगे, ओके। देन एयरवे बिल, यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ और बात करना चाहूंगा बीएल के बारे में, तो मैं जस्ट बैक जा रहा हूँ। जो भी पर्सन या जो इंडिविजुअल का नाम बीएल पर मेंशन होता है, वही जो है वो गुड्स का बोनाफाइड रेसिपिएंट होता है। मतलब वही आदमी या वही इंडिविजुअल गुड्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है। नेगोशिएबल बीएल जो होता है वो बेसिकली, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेगोशिएबल नहीं होता है, लेकिन नेगोशिएबल आप कर सकते हैं उसको। नेगोशिएबल बीएल भी होता है। बीएल, नॉर्मल बीएल जो होता है वो नेगोशिएबल नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल बीएल को आप नेगोशिएबल, नॉर्मल बीएल के अलावा एक नेगोशिएबल बीएल भी होता है। वो एक ऑर्डर नोटिफाइड तरह का एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगर आप नेगोशिएबल बीएल के बेसिस पर शिपमेंट कर रहे हैं तो कंसाइनी को या इंपोर्टर को गुड्स तब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक वो ओरिजिनल बीएल कैरियर को नहीं सौंप देगा। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब तक इंपोर्टर ओरिजिनल कॉपी ऑफ बीएल शिपिंग कंपनी को या जो कैरियर है उसको हैंडओवर नहीं कर देगा, तब तक उसको गुड्स रिसीव नहीं होगा, गुड्स उसको हैंडओवर नहीं किया जाएगा। मैं इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। वो ऐसा होता है कि सेलर एक ऑर्डर नोटिफाइड बीएल को थर्ड पार्टी के पास भेजता है। ये थर्ड पार्टी कौन होता है? ये थर्ड पार्टी होता है या तो कोई बैंक होता है या कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होगा, राइट। और जब कस्टमर थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देता है तो बैंक या जो मतलब थर्ड पार्टी हो गया, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या बैंक हो गया, वो ये बीएल दे देगा कस्टमर को, और फिर ये बीएल कस्टमर दे देगा कैरियर को, और फिर वो गुड्स की रिसीविंग ले सकता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, नॉन पेमेंट के या डिलेड पेमेंट के, कभी इंटेंशनली पार्टी ने पेमेंट डिले कर दिया, तो वो इसमें आपको बहुत बड़ा उससे छुटकारा मिलता है, राहत मिलता है। एक होता है कंसाइनी नेम्ड बीएल, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो बेसिकली वो कंसाइनी नेम्ड बीएल होता है। कंसाइनी नेम्ड बीएल में क्या होता है कि बीएल स्पेसिफिक पार्टी के नाम से बनाया जाता है। तो इस केस में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब कोई बैंक या कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब उस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कहने का मतलब क्या हुआ, उसको हम टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो मेरी सलाह यही है कि इस तरह के कंसाइनी नेम्ड बीएल को बराबर अवॉइड करें, कभी भी कंसाइनी नेम्ड बीएल ना यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्टर चाहे तो आपका गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा और पेमेंट नहीं देगा, या पेमेंट डिले करेगा, अपने हिसाब से पेमेंट करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा। तो उस केस में मेरी सलाह यह है कि कभी भी कंसाइनी नेम्ड बीएल ना यूज करें। कौन सा बीएल यूज करें? ऑर्डर नोटिफाइड बीएल यूज करें, जो कि आपको निगोशिएबल भी हो सकता है और एक मतलब आपको पेमेंट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा वो।
एक केस में आप कंसाइनी नेम्ड बीएल यूज कर सकते हैं अगर आप इररिवोकेबल एलसी यूज कर रहे हैं, या एक और केस हो सकता है अगर आपने एडवांस पेमेंट ले लिया है तो फिर आपको पेमेंट की कोई टेंशन ही नहीं है, उस केस में आप कंसाइनी नेम्ड बीएल भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब एयरवे बिल। एयरवे बिल क्या है? जैसे हमने बीएल देखा वैसे ही एयर कैरिज में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एयर बिल होता है। एयरवे बिल भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रैगमेंट एविडेंस करता है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स कंफर्म करेगा, कंडीशंस ऑफ कैरिज आपको कंफर्म करेगा। मतलब ये बीएल वाला ही काम करेगा एयर कैरिज में, जब आप कोई सामान बाय एयर भेजते हैं तो, ठीक है। और बाय इटसेल्फ एयर एडब्ल्यूबी इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नॉर इज दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल। इसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, इंपोर्टर ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है किसी को, ठीक है। AWB कैन बी मेड इनटू ए ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। देखिए दोनों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा होगा, बट कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। AWB अपने आप में ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बट इंडोर्समेंट करके आप उसको ट्रांसफरेबल बना सकते हैं, राइट। ओके, तो आगे बढ़े। देन पोस्ट पार्सल रिसिप्ट। पोस्ट पार्सल रिसिप्ट क्या है? Evidences merely the receipt of the goods exported through postal channels to the buyer। अगर आपने बाई पोस्ट यहाँ से कुछ सामान भेजा है, स्पीड पोस्ट से भेज दिया, या पोस्ट पार्सल पोस्ट से अगर आपने भेजा है कुछ सामान यहाँ से यूएस भेजा या कहीं और भेजा, तो उसके लिए आपको एक पोस्ट पार्सल रिसिप्ट दिया जाएगा। इसमें इट्स नॉट एन एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स। तो पोस्ट पार्सल रिसिप्ट कोई एविडेंस नहीं है टाइटल ऑफ गुड्स का। ओके, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप कुछ सामान भेज रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी कि उस सामान को आप सही सलामत एक इंपोर्टर तक पहुंचा दें। हो सकता है रास्ते में कुछ लॉस हो जाए, उसमें चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, या शिप का एक्सीडेंट हो जाए, आपने बाई एयर भेजा, एयर में एक्सीडेंट हो जाए, या सामान में कुछ हेरा फेरी हो जाए। तो इन सब का रिस्क प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज या बैंक ड्राफ्ट दोनों एक ही चीज होती है। कुछ लोग इसको ड्राफ्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, राइट। आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत से लोगों को बिल ऑफ लैंडिंग, इवन मैंने देखा है बहुत से एक्सपीरियंस्ड लोगों को बिल ऑफ लैंडिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज में कंफ्यूजन होता है। बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है वो शिपिंग कंपनी देती है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक्सपोर्टर देता है इंपोर्टर को, ठीक है। क्यों? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक्सपोर्टर बोलता है इंपोर्टर को कि भाई आपको इतना पैसा, हम आपको जब गुड्स देंगे तो आपको इतना पैसा हमें पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप मुझे कीजिए या मेरा जो नोटिफाइड पार्टी है, जो डेजिग्नेटेड पार्टी है, आप उसको आप ये पैसा पेमेंट करना है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सपोर्टर देता है इंपोर्टर को। बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट रिकॉर्डेड होता है जो इंपोर्टर पे करता है एक्सपोर्टर को, या एक्सपोर्टर के द्वारा कोई भी जो डेजिग्नेटेड पर्सन रहता है, डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल रहता है उसको। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, हम लोग देखेंगे आगे। एक साइट बिल होता है, एक यूसेंस बिल होता है, ठीक है। साइट बिल का मतलब होता है आपको इमीडिएट पेमेंट करना है, मतलब इंपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट करना है। यूसेंस बिल में क्या होता है, वो एक तरह का अंडरटेकिंग होता है कि भाई ठीक है, हम आपको 90 डेज में पेमेंट कर देंगे, अभी आप गुड्स दे दीजिए हमें, हम आपको 90 डेज में पेमेंट कर देंगे, तो होता है यूसेंस बिल। और जो साइट बिल होता है, साइट बिल यूज होता है अंडर डीपी। डीपी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, मतलब आपको टाइटल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर देंगे। लेकिन जो मैंने बोला कि यूसेंस बिल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा तरह बताया मैंने आपको, यूसेंस बिल, वो अंडर डीए होता है। डीए मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, राइट। तो उसमें इंपोर्टर ये एक्सेप्ट करता है, ये अंडरटेकिंग लेता है कि हम आपको 90 डेज में पेमेंट कर देंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मिल जाएगा। और एक शिपमेंट के लिए 2 सेट बनता है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का कितने सेट बनते हैं? 2 सेट बनते हैं। दोनों सेट भेज दिया जाता है फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को। कैसे? आपके अपने बैंक के थ्रू। आपका अपना यहाँ पे एक बैंक होगा, राइट। एक्सपोर्टर कंट्री में अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके कंट्री में आपका अपना एक बैंक होगा। उस बैंक के थ्रू आप एक कॉरेस्पॉन्डेंट, जो फॉरेन में आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, वहां पे आप शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट देंगे, और दोनों सेट पर एक दूसरे का रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है।
ये एक दूसरे, और अगर एक शिपिंग डॉक्यूमेंट किसी ने हैंड ओवर कर दिया तो दूसरा शिपिंग डॉक्यूमेंट अपने आप नल एंड वॉइड हो जाता है। राइट, ये मैंने बताया आपको कि साइट बिल है, ये क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज पे नहीं है। देन एक यूसेंस बिल है, यूसेंस बिल में आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है, एक क्रेडिट पीरियड मिल जाता है आपको। फिर आगे देखते हैं लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स में पहले हम देखते हैं आईईसी। आईईसी क्या है? आईईसी बेसिकली बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला आपको, अगर आपका फर्म है या अगर आप इंडिविजुअल है, आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको उसके लिए आईईसी होना बहुत जरूरी है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड के, इंपोर्ट कोड बिना एक्सपोर्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इश्यू कौन करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और इसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होता है, मतलब आईईसी लाइफ टाइम वैलिड होता है, बट उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आपने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, कुछ आपने वायलेट किया उस रूल्स एंड कंडीशंस में, देन उस कंडीशन में आईईसी को कैंसिल कर दिया जाता है। राइट, देन दूसरा जो है आरसीएमसी। आरसीएमसी क्या है? आरसीएमसी है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये एक मेंबरशिप होता है। जैसे अगर आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री में आप कोई एक्सपोर्टर हैं, सॉरी आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो आप किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, कमोडिटी बोर्ड होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी होते हैं, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे बॉडीज बनाए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जो एक्सपोर्टर को हेल्प करता है। राइट, आपको बहुत तरह के असिस्टेंस देता है, तो आपको उसका मेंबरशिप लेना होता है, तो उसके लिए आपको आरसीएमसी इशू किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसकी जरूरत होती है अगर आप कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव लाना चाहते हैं। सपोज आपने ईपीसीजी लिया हुआ है, ठीक है, या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब उस केस में आपको आरसीएमसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है, नॉट लाइक आईईसी। आईईसी तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, आरसीएमसी का टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, बेसिकली 1 ईयर होता है। यहाँ पे हमने 2 कॉपी दिखाए हैं, एक प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। मैंने आइडेंटिटी को हाइड किया है यहाँ पे, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे मैंने आईईसी की कॉपी दिखाई है। आईईसी बेसिकली एक 10 डिजिट नंबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। यहाँ पे उसका पता है, एड्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये एक 10 डिजिट नंबर है। राइट, ये हो गया। और ये आपको दिखाया मैंने आरसीएमसी। बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं इंडिया में, करीब 35 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं। कारपेट के फील्ड में है, कैश्यू नट के लिए हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए हैं, केमिकल्स के लिए हैं, अपैरल्स के लिए हैं, लेदर आइटम्स के लिए, बहुत सारे हैं इस तरह के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो आपको आरसीएमसी के आपके रेस्पेक्टिव एरिया में देते हैं। राइट, आगे देखते हैं और क्या क्या है लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस रिक्वायर दैट ऑल एक्सपोर्ट अदर देन एक्सपोर्ट्स टू नेपाल एंड भूटान शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्म्स। कौन कौन सा फॉर्म है? पहला है जीआर फॉर्म। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, नेपाल और भूटान के केस में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। जब रेमिटेंस की बात आएगी कि दूसरे कंट्री से, तो आरबीआई ने रेगुलेशन दिया है, आरबीआई का रेगुलेशन है कि 6 महीने के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। वहां भी नेपाल और भूटान को एग्जेम्पशन दिया गया है। राइट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रिक्वायर्स दैट ऑल एक्सपोर्ट्स अदर देन एक्सपोर्ट्स टू नेपाल एंड भूटान, उसको हम जो नेपाल और भूटान के अलावा जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, वो हम लोग कौन कौन से फॉर्म में डिक्लेयर करना है। पहला है जीआर फॉर्म। जीआर फॉर्म का डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी में फिलअप करते हैं। और अगर बाई पोस्ट आप नहीं कर रहे हैं, तो अगर बाई पोस्ट के अलावा किसी भी तरीके से आप फिजिकल फॉर्म में कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि फिजिकल फॉर्म और नॉन फिजिकल फॉर्म क्या है। फिजिकल फॉर्म मतलब आप गुड्स कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, आप कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। राइट, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया यूएस में, बट आपकी टीम यहाँ बैंगलोर में बैठी हुई है, हैदराबाद में बैठी हुई है, दिल्ली में बैठी हुई है, अहमदाबाद में बैठी हुई है, पटना में बैठी हुई है। ठीक है, अब इन सब जगहों से आप उनका प्रोजेक्ट जो यूएस में चल रहा है, आप यहाँ से उसको सर्विस सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसके लिए पेमेंट आएगा, आपको उसके लिए
पेमेंट किया जाएगा कंपनी से, जो आपका जिस कंपनी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे आपने सर्विस एक्सपोर्ट किया बट वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो फिजिकल फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको किस फॉर्म पे डिक्लेयर करना है, जीआर फॉर्म पे, अदर देन बाय पोस्ट। तो अगर पोस्ट से हम लोग फिजिकल फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्म रहेगा, उसके लिए रहेगा पीपी फॉर्म, राइट। ये भी अगर दो केस में वैल्यू पेबल या कैश ऑन डिलीवरी बेसिस, जैसे सीओडी बेसिस आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। सीओडी आप फ्लिपकार्ट से कुछ मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon.com, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। आपने ऑर्डर बुक कर दिया, आपका सामान घर पे आ गया, कैश ऑन डिलीवरी, उसमें लिखा रहता है सीओडी एप्लीकेबल या सीओडी अवेलेबल, राइट। तो सीओडी इज नथिंग बट कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी हो गया आपने कैश उसको पेमेंट कर दिया। तो अगर आप भी कुछ कैश ऑन डिलीवरी मोड पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वैल्यू पेबल बेसिस पे अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय पोस्ट, ठीक है, उस केस में आपको पीपी फॉर्म डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपी पीपी फॉर्म का डिक्लेयर करना पड़ेगा। 2 कॉपी में पीपी फॉर्म में एक्सपोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन थर्ड है वीपी और सीओडी फॉर्म टू बी फिल्ड इन 1 कॉपी for exports to all countries by post parcel under arrangements to realize proceeds through postal channels on value payable और cash on delivery basis। अगर आपको ये पेमेंट पोस्टल चैनल के थ्रू ही आना है उस केस में आप वीपी या इसको वीपी इज नथिंग बट वैल्यू पेबल, राइट। यहाँ पे वीपी जो मैंने लिखा है दैट इज नथिंग बट वैल्यू पेबल और सीओडी क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। तो वीपी या सीओडी फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, ये सिर्फ सिंगल कॉपी में पेमेंट करते हैं। यहाँ पे हमें बाई पोस्ट ही पेमेंट भी आता है। देन थर्ड इज सॉफ्टेक्स फॉर्म। यहाँ पे हम लोग नॉन फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया। तो अगर इस तरह का कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी 3 कॉपी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है सॉफ्टेक्स फॉर्म में, राइट। देन आ जाइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर गुड्स विच कम अंडर द एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी जो है उसके अंडर में आप कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इस पॉलिसी के अंदर कोई सामान आता है और आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, आइदर एन एक्सपोर्ट लाइसेंस और एन एक्सपोर्ट परमिट विल बी ग्रांटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने एक ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी लगाई है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, हो सकता है कि वो गुड शॉर्टेज में हो या उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है या एक्सपोर्ट परमिट लेने पड़ती है जो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज रहते हैं, ठीक है। और ये लाइसेंस या परमिशन कौन देता है, जनरली कस्टम्स डॉक्यूमेंट होता है, शिपिंग बिल, शिपिंग बिल पे ये हम लोग लाइसेंस या परमिशन लेते हैं, ओके। Then for obtaining export license from the licensing authority, the application is either the AX form or BX form। जो फॉर्म यूज करते हैं AX फॉर्म है या BX फॉर्म है, ये जनरली आपके एजेंट कर देंगे, आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए हमें। AX फॉर्म या BX फॉर्म जो होता है ये इस तरह के लाइसेंस को एक्सपोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट परमिट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म इज सबमिटेड अलॉन्ग विद द शिपिंग बिल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इस फॉर्म को हम शिपिंग बिल या और भी जितने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ हम सबमिट करते हैं और शिपिंग बिल पे हमें इसका परमिशन दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे केस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक परमिशन एक लिया जाता है, पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट होती है, उसके पास से ही हमें ये परमिशन मिलता है, ठीक है। तो उस केस में आप अपने कंपनी के लेटर हेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए AX फॉर्म या BX फॉर्म यूज करने की जरूरत हो, ठीक है। देन आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं फॉर प्रोडक्ट्स अंडर द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1962 एंड वेरियस अदर रेगुलेशंस। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन की बात आ रही है और इसके पहले जो हमने देखा था एक्सपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी थी वो, ठीक है। मतलब वहां पे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है। यहाँ पे किस चीज के लिए पॉलिसी बनाई है, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट ये एश्योर करना चाहती है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। तो इस तरह के लिए एक एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट का नाम है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1962। और इस तरह के इससे जो रिलेटेड और भी रेगुलेशंस हैं, अगर उसके अंडर में कोई गुड्स आता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो एक्सपोर्टर है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको उसके लिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
उसके लिए बहुत सारे एजेंसी है, नोटिफाइड एजेंसी है, वहां से आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए एक फॉर्म होता है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन। तो जो एक्सपोर्टर होता है वो इस डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करता है, इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन में अप्लाई करता है। और उसके साथ साथ आपको कॉमर्शियल इनवॉइस, जो आपके प्रोडक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज क्वालिटी के बेसिस पे चेक होगा। जब तक आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, क्वालिटी वाले कैसा चेक करेंगे, जो एजेंसी वाले आएंगे वो कैसा चेक करेंगे, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें हैं ये सब। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉमर्शियल इनवॉइस, ये सब कुछ और डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को दिया जाता है ताकि वो आकर इंस्पेक्शन करें और आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दें, राइट। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन दिया जाता है और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ साथ हम लोग कस्टम अथॉरिटीज को ये भी सबमिट कर देते हैं, तो हमें इसका परमिशन मिलता है, राइट। देन आ जाइए परमिशन फ्रॉम कस्टम्स। Under the Indian Customs Act, goods cannot be loaded on board the carriers unless permission from the customs authorities has been obtained. तो जब तक आपको कस्टम वाले परमिट नहीं करेंगे, आप वेसल पे मतलब शिप पे गुड्स को लोड भी नहीं कर सकते हैं। जब लोडिंग नहीं होगी तो शिपमेंट कैसा होगा, राइट। ये डॉक्यूमेंट एक होता है कस्टम्स अथॉरिटीज, और वो कस्टम्स अथॉरिटीज उस डॉक्यूमेंट पे आपको परमिशन देते हैं और उसके बाद आप वेसल पे लोडिंग करवाते हैं और उसका शिपमेंट होता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है बल्कि इसी को हम लोग शिपिंग बिल बोलते हैं, राइट। शिपिंग बिल पे कस्टम्स अथॉरिटी जो होता है वो आपको परमिशन देता है। अगर बाई सी या बाई एयर भेज रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग बिल। लेकिन अगर बाई लैंड या बाई रेल, बाई ट्रेन भी बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं, अगर बाई ट्रेन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाई लैंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट, राइट। लैंड से हम लोग बांग्लादेश में सामान भेज सकते हैं, नेपाल में भेज सकते हैं, भूटान में भेज सकते हैं, म्यांमार में भेज सकते हैं, जो भी नेबरिंग कंट्री जो है वहां पे हम लोग भेज सकते हैं। तो इवन पाकिस्तान में भेज सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारे रिलेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो गए इन दिनों, तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा कंट्रोल किया है, वो अलग बात है, बट ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो तो मैंने बता दिया आपको, एक शिपिंग बिल हो गया, एक एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट हो गया, और अगर पोस्ट पार्सल से भेज रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, राइट। तो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कस्टम्स वाले देते हैं: शिपिंग बिल, एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट और कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल, कितने तरह के शिपिंग बिल होते हैं? शिपिंग बिल और तरह के भी होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम लोग अभी 4 तरह का देखते हैं। फ्री शिपिंग बिल है, ड्यूटीएबल शिपिंग बिल है, ड्रॉबैक शिपिंग बिल है और शिपिंग बिल फॉर शिपिंग एक्स बॉन्ड। अब देखते हैं फ्री शिपिंग बिल क्या है। फ्री शिपिंग बिल वैसे गुड्स पे दिया जाता है जिसपे आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला है, कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है, या कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही हो, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज सर्च करके बताइए या खोज के बताइए मुझे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी तो समझ में आता है, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो इंपोर्टेड गुड्स काफी सस्ता हो जाएगा, तो हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्टेड गुड्स ही सब कस्टमर्स खरीदेंगे। डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका गुड्स कोई लेगा ही नहीं। तो वो कॉस्ट को मेकअप करने के लिए, वो प्राइस को बराबर लाने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा उसके ऊपर अगर और भी ड्यूटी की जरूरत है तो हम लोग काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। अगर उससे भी कम पड़ गया प्राइस, फिर भी अगर लग रहा है गवर्नमेंट को नहीं इंपोर्टेड गुड्स अभी भी सस्ता है डोमेस्टिक गुड्स से, तो क्या करती है? एडिशनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, उसको एसएडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज बातें हम लोग देखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है नो एक्सपोर्ट ड्यूटी और सेस, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लगाते ही क्यों है, ये आप मुझे सर्च करके बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर का आपको एक शिपिंग बिल दिया जाता है, दो केस में येलो कलर के शिपिंग बिल दिए जाते हैं। एक ड्यूटीएबल शिपिंग बिल जहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक है, और एक और केस में आपको येलो कलर का शिपिंग बिल दिया जाता है जहां पे आप कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस में आप सामान को रख के री एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने एक कंट्री से इंपोर्ट कर लिया सामान को, आपको इसे दूसरी कंट्री में
एक्सपोर्ट करना है, आप नहीं चाहते हैं कि आपने वेयर हाउस तक लाएं, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में आसपास में ही जो फैसिलिटी है वहाँ पे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होता है, जो कस्टम का उस पर कंट्रोल होता है, कस्टम के कस्टडी में होता है वो वेयर हाउस। उस वेयर हाउस में रख के आप वहीं से उसको रीरूटिंग करना चाहते हैं, दूसरे कंट्री को भेजना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको येलो कलर का शिपिंग बिल दिया जाता है। ठीक है। और ड्रॉबैक शिपिंग बिल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो ड्यूटी ड्रॉबैक। नो ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में आपको व्हाइट पेपर दिया था, व्हाइट शिपिंग बिल दिया था, नॉट व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर पे आपको शिपिंग बिल दिया जाता है, राइट। ड्रॉबैक शिपिंग बिल क्या होता है, वो आपको ग्रीन कलर का शिपिंग बिल दिया जाता है, जहां पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं। ओके, तो ये 4 तरह का शिपिंग बिल हमने देखा यहाँ पे, फ्री शिपिंग बिल, ड्यूटीएबल शिपिंग बिल, ड्रॉबैक शिपिंग बिल और एक शिपिंग बिल फॉर शिपिंग एक्स बॉन्ड। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने डाला है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट इज यूज्ड फॉर सीकिंग कस्टम परमिशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स टू द नेबरिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश बाई रोड, रिवर और रेल। ऑलरेडी हमने बात कर लिया। और ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फ्री, ड्यूटीएबल एंड ड्रॉबैक कार्गो। मतलब एक फ्री गुड्स भी हो सकता है जिसमें हमें कोई ड्यूटी नहीं लग रही है, ड्यूटीएबल भी हो सकता है जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही हो, असेस लग रहा हो, और एक ड्रॉबैक कार्गोज भी हो सकता है जिसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक बाद में आपको गवर्नमेंट से मिलने वाला है। आप ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बाद में ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे। अभी तो आपने ड्यूटी पे कर दिया, राइट, बाद में आपको वो गवर्नमेंट आपको वापस ड्यूटी दे देगी, तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं उसे। हम लोग आगे देखेंगे जब एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात करेंगे तो उसमें ईपीसीजी, ड्यूटी ड्रॉबैक, इस तरह का और भी स्कीम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। Customs declaration form for goods sent by post parcel is a standard form for all types of cargo. Okay. Then for claiming duty drawback, अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना है तो आपको एक फॉर्म डी सबमिट करना होता है, राइट। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना है तो एक फॉर्म डी सबमिट करना होता है। देन ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह पे जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं हमारे कंट्रीज में, वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। ठीक है, जो उनके शेड में जब हम लोग कार्गो को लाते हैं तो उसके लिए वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट हमें इशू करते हैं। वो पोर्ट चार्जेस भी पेमेंट उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग करते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये कौन कौन तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। बॉम्बे में अगर आप जाएंगे पोर्ट अथॉरिटीज के पास तो वहां पे आपको पोर्ट ट्रस्ट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल बोला जाता है उसे। कलकत्ता में इसी को डॉक चालान बोलते हैं। अगर आप चेन्नई या कोचीन, अगर आप साउथ में आ गए तो इसी को एक्सपोर्ट एप्लीकेशन, मतलब साउथ से मतलब नहीं है, चेन्नई और कोचीन में इसको एक्सपोर्ट एप्लीकेशन बोला जाता है, राइट। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट हो गए, पोर्ट ट्रस्ट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल बॉम्बे में, डॉक चालान कलकत्ता में, और एक्सपोर्ट एप्लीकेशन चेन्नई और कोचीन में। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज में, राइट। ये कौन कौन से हैं, तो कॉन्सुलर इनवॉइस हैं, कस्टम्स इनवॉइस हैं, लीगलाइज्ड या विजाइड इनवॉइसेस हैं, देन सर्टिफाइड इनवॉइस हैं, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, जीएसपी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं लेकर जा रहा हूँ। हम लोग देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या है या जीएसपी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करें तो आप एक चीज़ खोज कर रखिएगा कि जीएसपी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होता क्या है, मतलब होता क्या है वो तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, जहाँ पे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अप्लीकेबल होता है वैसे कंट्रीज के लिए जीएसपी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशू किया जाता है। ठीक है, बट जीएसपी हम लोग क्यों, वहां पे आप पढ़ेंगे कि जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा एक कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा जाता है कुछ कंट्री स्पेसिफिक एक्सपोर्ट पे, तो क्यों कम लगाया जाता है, ये डिफरेंशियल ड्यूटी क्यों होता है, ये आप मुझे खोज कर बताइए, आप सर्च करके रखिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हेल्थ या वेटरनरी सैनिटरी सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टिंग कंट्रीज में क्या क्या है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, बट आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। देन हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसा करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे आउटलाइन दिया है, इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल, बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला चैप्टर है ये एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, राइट। तो आज मैं इसे यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूँ।
बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, और ये जो थोड़ा बहुत जो पार्ट यहाँ पे बच गया उसे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग।